हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मंजिल भारत। आई एम मारुक और हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। हमने येस्टरडे भी एमसीक्यूज किए बेस्ड ऑन जर्नल स्टडीज़, जिसमें हमने हर एक कंपोनेंट को इंक्लूड किया, चाहे वो कंप्यूटर था, चाहे वो इंडियन पॉलिटी था, इंडियन ज्योग्राफी था या इंडियन हिस्ट्री था। उसके अलावा करंट अफेयर्स से भी कहीं ना कहीं हम जुड़े रहे। वी प्रेजेंटेड 40 क्वेश्चंस इन जनरल। हमने जनरल स्टडीज़ को कवर किया पार्ट 1 में। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेंशन आउट किया था कि उस टाइम पर वो जो प्रैक्टिस सेशन है उसका लेवल है काफ़ी इजी। आज जो आपका प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं 30 ओनली, इसका जो एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएगा, या इसमें मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस ग्रिल टुडे। सो ओके, हियर वी आर। ठीक है, मिक्स कंपोनेंट रहेंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक चैप्टर के प्रिटेनिंग हम लोग एमसीक्यूज करें। अभी हम जितने जनरल एमसीक्यूज कर सकते हैं, हमें पता चलता जाएगा कि हमारा वीक पॉइंट कौन सा है और हमें कौन कौन से चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अभी हम लोग जनरल जितनी जनरल स्टडीज, क्योंकि इट्स अ वास्ट कंपोनेंट जिसमें बहुत सा आपका मेंशन्ड आउट कितना सिलेबस किया हुआ है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में भी जो टॉपिक्स हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं, और एक जनरल आइडिया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनमें से इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं या वेरियस प्लेटफॉर्म से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। एक जनरल आइडिया है, ये मॉडस अप्रेंडी है कि हाउ द जीकेएसएस बी सेट्स अप द पेपर। इतना तो आई कैन शो बिफोर प्रेजेंटिंग दिस वीडियो कि अगर इजी पेपर होगा कांस्टेबल का तो पार्ट 1 की तरह रहेगा। ठीक है, वैसा लेवल रहेगा। अगर लेवल इस पार्ट 2 तक जाएगा तो इससे ज्यादा यू कैन जस्ट होप कि इससे ज्यादा जेकेएसएसबी का लेवल नहीं हो सकता। अगर आप ये 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर जाते हैं जर्नल स्टडीज के लिए, तो इसका ये मतलब है कि यू हैव डन रियली अ कमेंडेबल जॉब। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, when did the Muslim League join the interim government under the leadership of Jawaharlal Nehru? ठीक है, मुस्लिम लीग लाइक आगा खान एंड जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, पहली तो बात है हमने इस चीज का आंसर दिया। दूसरा, ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी? इंटरिम गवर्नमेंट जिसमें वाइस प्रेसिडेंटशिप दे दी गई थी जवाहरलाल नेहरू को, और बहुत से अलग अलग पोर्टफोलियोज थे जो अलग अलग लीडर्स ने हैंडल किए हुए थे। ठीक है, वो इंटरिम गवर्नमेंट थी कि जब अंग्रेज कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह तो गए नहीं थे, बट ऑलमोस्ट एक प्रोसीजर था कि अंग्रेज इंडिया से अब ऑलमोस्ट ये लास्ट था कि वो जा रहे थे, और जाते जाते इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई अंडर द वाइस प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग जो हमेशा से एक डिमांड करती है फॉर द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, मुस्लिम लीग की हमेशा से एक ही डिमांड रही कि जो हिंदुस्तान के मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक अलग सा मतलब एक कंट्री बनाई जाए जो पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने आई थी। ठीक है, पाकिस्तान का जो नाम था वो ऑक्सफोर्डियन में एक स्टूडेंट था जिसने ये पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान डेवलप किया था। ठीक है, नाम जो पाकिस्तान है ये हमेशा से वन ऑफ द फॉरमोस्ट डिमांड आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग की थी। एक और वेरी इंपॉर्टेंट, 1916 की अगर हम बात करें, लखनऊ पैक्ट जिसे हम कहते हैं, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने बहुत योगदान दिया, और 1916 के आईएनसी सेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के योगदान से मुस्लिम लीग, आईएनसी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स इकट्ठे हुए थे। 1916 को मुस्लिम लीग प्लस आईएनसी पैक्ट भी कहा जाता है, जैसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। इसे वो टाइम कहते हैं कि जब मुस्लिम लीग ने आईएनसी की साथ दिया। नाउ मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि मुस्लिम लीग के तो हमें पता ना कि डिमांड तो हमेशा से क्या थी कि इंडिया का पार्टीशन करो और पाकिस्तान की स्थापना करो, इन्होंने भी इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बहुत से मुस्लिम जो कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने या मुस्लिम आइडियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने काफी अच्छे पोर्टफोलियोज हैंडल किए हैं इस इंटरिम गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन पूछता है
कि मुस्लिम लीग ने ज्वाइन कब की ये इंटरिम गवर्नमेंट, तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा राइट? दिस इज द ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। मुस्लिम लीग ने ज्वाइन की इंटरिम गवर्नमेंट ऑन 2 सितंबर 1946 में। नेक्स्ट हम आते हैं द हेमिस चिचू फेस्टिवल कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। सो इसमें हेमिस का नाम हमने देख रहे हैं, है ना। अभी इतना ही फोकस करते हैं। इतना तो पता होगा कि हेमिस नेशनल पार्क है ना, एक हेमिस नेशनल पार्क है। वो कहाँ पर सिचुएटेड है दोस्तों? लद्दाख में सिचुएटेड है। तो ये हेमिस जो फेस्टिवल है ये कहाँ का फेस्टिवल होगा दोस्तों? ये हमारी यूटी लद्दाख का फेस्टिवल होगा, जो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में इंक्लूडेड थी। अब ये एक अलग यूटी बन चुकी है। ऊपर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, विच इज नोन एज द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। क्वेश्चन है एक फेस्टिवल के बारे में, हेमिस सिचू फेस्टिवल, जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है? क्या ये सेलिब्रेट करता है दलाई लामा की बर्थ एनिवर्सरी को, गौतम बुद्धा की बर्थ एनिवर्सरी को, गुरु पद्म संभावा की बर्थ एनिवर्सरी को, या आदि शंकराचार्य? शंकराचार्य जो श्रीनगर में है वो आदि शंकराचार्य ने ही बनाया है, या उन्हीं के कह सकते हैं कि डिसिपल्स ने बनाया है। हमें बताना है ये जो लद्दाख में फेस्टिवल होता है हेमिस सिचू फेस्टिवल, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है? तो ये फेस्टिवल, ये पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुरु पद्म संभावा, राइट। चलो आगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल एलिमेंट? इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में इस एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर मुझे हिंट देना है तो मैं ये ऐसा भी हिंट दे सकती हूं कि इस एलिमेंट के रिजर्व्स अभी भी अनएक्सप्लोर्ड रिजर्व्स हैं, बट बहुत से रिजर्व्स मिले हैं जो रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। तो ये कौन सा एलिमेंट है जो इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉर बैटरीज used in electric cars? ऑप्शन नंबर ए है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी है लिथियम, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम एंड ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। तो कौन सा है जो बैटरीज इन इलेक्ट्रिक कार्स में इस्तेमाल होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द लिथियम। चलो आगे। हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज? सो जो एक फेमस फेस्टिवल है पर्शियन है, ठीक है, पर्शियन फेस्टिवल है नवरोज, ये इंट्रोड्यूस किस राजा या बादशाह ने किया था? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावत में रणबीर सिंह ने जिसका वो प्रोटोगनिस्ट बने थे, या इल्तमिश की बेटी रजिया सुल्तान फर्स्ट मुस्लिम वुमन रूलर बनती हैं, या फिरोज शाह तुगलक जो पोलो खेलते खेलते हॉर्स से गिरकर मरे थे, या बालबन। सो कौन है जिन्होंने पर्शियन फेस्टिवल, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज? और अगर मुझे आप लोगों को हिंट देना है तो ये वही रूलर थे जिन्होंने दीने इलाही बोला, या इन्होंने आयरन एंड ब्लड की जो पॉलिसी थी वो भी इस्टेब्लिश की, ठीक है। सजदा इन्होंने ही बोला कि रूलर के आगे सजदा करना है। इन्होंने ही बोला कि जो उलेमास होते हैं, उलेमा कौन होते हैं मेरे दोस्तों? जो रिलीजियस हेड होते हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में बोलना नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ अपनी जो कह सकते हैं एक्सपर्टीज जो है वो सिर्फ रिलीजियस मैटर्स तक रखनी चाहिए। तो ये कौन सा है जिसने दीनी इलाही या जिले इलाही का चलाया? कि दीने इलाही या जिले इलाही है क्या? शेडो ऑफ गॉड, कि जो बादशाह होता है वो खुदा के बराबर है, ये खुदा का अस्तित्व है, ठीक है, वो शेडो है खुदा का। तो बादशाह की जो हुकूमत है, बादशाह मतलब नाइंसाफी नहीं कर सकता, उसने ये बोला था जिले इलाही, दीन इलाही, खुदा का कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेटस दिया था इसने, ठीक है। इसने आयरन ब्लड पॉलिसी के साथ इस्तेमाल, ये जो पॉलिसी ये इंट्रोड्यूस करते हैं मिलिट्री अफेयर में, वो आयरन एंड ब्लड रही है। इन्होंने सजदा
कि हर रूलर के सामने आप जब भी जाएंगे बादशाह के सामने तो आपको सजदा करना पड़ेगा या प्रोस्ट्रेट करना पड़ेगा उसके फीट पर। तो ये कौन सा रूलर है जिसे पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज भी इस्टेब्लिश या इंट्रोड्यूस किया? वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बालबन। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ू, चलो वेरी इंटरेस्टिंग वन सा, इस ये जर्नल साइंस से दोस्तों इंक्लूड हमने किया है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन द लाइफ टाइम। आपको पता है ना कि हर एक जो ह्यूमन है ना, जो ह्यूमन होता है, इंसान होता है, वो डाइफायोडेंट होता है। डाइफायोडेंट का मतलब कि 2 बार उसके दांत आते हैं। 2 बार कैसे आते हैं? आपने मिल्क टीथ सुना है ना? मिल्क टीथ, पहले छोटा सा बेबी होता है उसके मिल्क टीथ आते हैं, है ना, उसके बाद एडल्ट हो जाता है तो मोर ज्यादा कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टीथ आ जाते हैं, राइट। सो 2 बार ह्यूमन की लाइफ में टीथ आते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करो तो जो बच्चा है, जब वो छोटा बेबी होता है या बच्चा होता है तो फॉर्मूला होता है 2102। अब आप पूछेंगे कि 2102 क्या है? तो देखो ये टीथ के टाइप्स हैं जो एक ह्यूमन माउथ में आपको मिलते हैं। 2 इंसाइजर्स, ठीक है, रैबिट के जैसे होते हैं, वो आगे के 2 दांत जो किसी के लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के आगे होते हैं, ये आपको एक्चुअली बाइट करने में ह्यूमंस के लिए डेवलप होता है। और अगर आप कैनाइन एनिमल्स देखेंगे तो इनका जो इंसाइजर है वो ज्यादा डेवलप्ड होता है। तो 2 इंसाइजर्स होते हैं, इंसिजर्स या इंसाइजर्स जैसा भी आप प्रोनाउंस करें, ठीक है। 2 इंसिजर्स होंगे, एक आपका क्या होगा? कैनाइन होगा, ठीक है। बच्चे में, ये छोटे से बेबी में आपका प्रीमोलर एब्सेंट होता है, नहीं होता है, ठीक है, और 2 मोलर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रीमोलर छोटे से बच्चे में अवेलेबल नहीं होता है। अब देखिए, एक माउथ होता है, उसके आपने 4 हिस्से करने हैं, और ये 2102 कितना हो गया? प्लस करो, 2 + 1 3 + 2 5 हो गया। तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो टोटल एक छोटे से बच्चे के मुंह में कितने टीथ हो गए? 20 हो गए, ठीक है। अब ये छोटा सा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, एक बड़ा इंसान बन जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है दोस्तों 2123, ठीक है। सिमिलर रहेगा, 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स, ठीक है। तो ये 2123 देख लो, 2 + 1 3 + 2 5 5 + 3 8, है ना। तो फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो 8 8 8 8, तो 8 × 4 = 32 टीथ होते हैं एक ह्यूमन के, ठीक है। एक बड़ा ह्यूमन 32 टीथ है, एक छोटा बच्चा उसके 20 दांत है। क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन द लाइफ टाइम। तो कितने टीथ सिर्फ ट्वाइस इन द लाइफ टाइम में डेवलप होते हैं? वो यही होते हैं ना 2102, मतलब 20 दांत ही रिप्लेस होते हैं ना। ये 32 जब बनते हैं तो 20 ही दांत रिप्लेस होते हैं ना, बाकी तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये 20 जो है इसका करेक्ट आंसर है। समझ आई? या मैं फिर एक और बार रिपीट करूं क्या? ठीक है, तो सुनो कि जब एक ह्यूमन जो होता है वो होता है डाइफायोडेंट, ठीक है। 2 बार उसके टीथ इरप्ट होते हैं अपने लाइफ साइकिल में। एक बार आते हैं मिल्क टीथ, जिसको दूध के दांत भी कहते हैं, और छोटे बच्चों को कहते हैं कि वो फेरी आकर उनके वो दांत बोड़े नहीं हो जाते और उनके टीथ लेकर चली जाती है, ठीक है। तो जब एक छोटा बेबी होता है, उसके जो फॉर्मूला है टीथ जो उसके मुंह में आते हैं वो है 2102। मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ ना, विच इज अवेलेबल इन योर माउथ। 2 is incisors as I said, 1 is canine, 0 उसमें प्रीमोलर नहीं होता, उसके पास मोलर जरूर होता है। जब ये दूध के दांत निकल जाते हैं तो इनको रिप्लेस करते हैं 2123, मतलब एडल्ट जो बच्चा बड़ा हो जाता है उसके मुंह में होते हैं 2123, ठीक है। जो फॉर्मूला है टीथ को याद रखने का, 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars। अब ये पूछ रहा है कि कितने दांत, मतलब टोटल ह्यूमन के लाइफ में कितने दांत ट्वाइस आते हैं। तो देखो ना 2102, ये जो 20 दांत हैं ये निकल जाएंगे और इसकी जगह नए दांत आ जाएंगे 32 में से 20। तो सिर्फ 20 दांत ही हैं जो रिप्लेस होते हैं ह्यूमन की लाइफ में, यही बात कर रहा है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज इट इजी वन? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है A rise in general level of prices may be caused by, just a minute। तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। हमने कल भी डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की बात की थी।
जब जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में या लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में राइज अप होता रहता है, उसे हम किस मतलब क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। और अगर एक जनरल डिक्लाइन होता जाएगा प्राइसेस में कमोडिटीज के, तो उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। ये पूछ रहा है कि जो इन्फ्लेशन होती है उसकी कॉज क्या है, वो किस वजह से होती है। क्या वो होती है मनी सप्लाई में, जब इंक्रीज पैसा ज्यादा हो जाएगा तो देयर विल बी अ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, या वो होती है जब आउटपुट मतलब प्रोडक्ट सप्लाई ही, जो डिमांड सप्लाई है प्रोडक्ट की वो कम हो गई, आउटपुट ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर कि हमें एक पॉन्ड्स है, ठीक है, पॉन्ड की क्रीम है। अब क्या हो रहा है कि पॉन्ड की क्रीम जो 20 रुपए की थी अब वो 25 रुपए की हो रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 25 रुपए के पॉन्ड्स की क्रीम हुई ये किसकी वजह से हुई। इस वजह से हुई कि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस राइज करती है, ठीक है, कोई भी फर्म। या इसकी वजह से है क्योंकि पॉन्ड की क्रीम बनने में थोड़ा सा देयर इज अ डिक्रीज इन आउटपुट, इतनी पॉन्ड्स की क्रीम बनाई नहीं जा रही है, इसीलिए इसको इन्फ्लेट कर दिया गया है। या दूसरा है कि इंक्रीज हो चुका है अब पॉन्ड की क्रीम की डिमांड जो है, बिकॉज वी नो जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है ना। जब डिमांड बढ़ती है, अगर पॉन्ड की क्रीम की डिमांड बहुत ज्यादा है तो पॉन्ड क्रीम बनाना शुरू कर देंगे। अगर कि पॉन्ड की क्रीम की बट उसमें आउटपुट कम आ रहा है तो देयर इज अ डिक्रीज इन द आउटपुट, ठीक है। तो डिमांड की वजह से भी क्या इंक्रीज होता है प्राइस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि किसी भी कमोडिटी का लेवल, देयर इज अ राइज इन द जर्नल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉज्ड बाय तीनों की वजह से। या तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तब भी प्राइस ज्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। अगर डिक्रीज हो गया एग्रीगेट आउटपुट तब भी उसकी इन्फ्लेशन होगी उसमें फिनोमेना में। या ये भी हम कह सकते हैं कि अगर इफेक्टिव डिमांड में डिमांड किसी कमोडिटी की ज्यादा हो जाती है तब भी उसका जर्नल प्राइस इंक्रीज हो जाता है। चलो आगे। ओके, ये इंडियन पॉलिटी से हमने लिया है क्वेश्चन, ठीक है। ये डील कर रहा है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा, ओरिजिन भी हो सकता है। एक सिटीजन ऑफ इंडिया अगर ओरिजिन से भी प्रेसिडेंट है, सिटीजन है, तो वो भी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ सकता है। अच्छा, 35 इयर्स की एज चाहिए आपको प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठने के लिए, एंड यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब क्वेश्चन है, देयर इज अ फिनोमिना जो इंडियन पॉलिटी में है, इम्पीचमेंट। बहुत कम इम्पीच हुए हैं प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट को कहते हैं, इम्पीचमेंट इज अ डेकोरेटिव वर्ड जो इंडियन पॉलिटी में मेरे दोस्तों इस्तेमाल हुआ है। इम्पीचमेंट का सीधा सीधा मतलब है रिमूवल, कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए ये जो बिल है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ये किस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है। क्या प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होता है काउंसिल ऑफ स्टेट में। काउंसिल ऑफ स्टेट कौन सा हाउस है, जल्दी से बताओ। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है, या अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। या ये बिल होता है हाउस ऑफ द पीपल में। हाउस ऑफ द पीपल कौन सा हाउस है मेरे दोस्तों, हाउस ऑफ द पीपल है लोकसभा, ठीक है, जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, उसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। या किसी भी अपर हाउस या लोअर हाउस, दोनों में से किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये जो चार्ज है या ये जो बिल है ये स्टार्ट हो सकता है। या जॉइंट सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट का। आपको पता है कि जॉइंट सेशन कौन बुलाता है, कि कौन किसके पास ये अधिकार है कि वो जॉइंट सेशन ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस करवा सकता है पार्लियामेंट का, वो है आपके प्रेसिडेंट साहब के पास। और प्रिसाइड कौन करता है मेरे दोस्तों जॉइंट सेशन को, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है। देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमें साथ साथ पता होनी चाहिए। और आपको पता है कि जब हम पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर की बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के अकॉर्डिंगली हमारी जो लेजिस्लेचर है वो इंक्लूड होती है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा अपर हाउस,
दैट इज योर राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हमारा लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, या हाउस ऑफ कॉमन्स भी आप इन्हें कह सकते हो, या एंड प्लस हमारे प्रेसिडेंट साहब। कोई भी बिल विदाउट हिज एसेंट पास नहीं होता है। तो ये लेजिस्लेचर मेंशन्ड आउट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन है कि रिमूव करने के लिए किसी भी प्रेसिडेंट साहब को ये जो बिल है ये किस हाउस में पास होना चाहिए या स्टार्ट होना चाहिए, तो ये होगा किसी भी, इट कैन बी पास्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हो या हाउस ऑफ द पीपल या हाउस ऑफ द कॉमन्स में हो। सो कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे हम? इट कैन ईदर बी एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा है। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठाया गया है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा खारिफ एंड राबी क्रॉप्स के बारे में, राइट। देयर आर क्रॉप्स राबी एंड खारिफ एंड ज़ैद क्रॉप भी होता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप जो ग्रो होते हैं इंडिया में। अभी हम इनकी में डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेट्स हम सिर्फ अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसने आपको मेंशन आउट किया है 1 2 3 4, ठीक है, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस एंड व्हीट। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये जो मॉनसून क्रॉप्स हैं जिन्हें हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं, इन क्रॉप्स में से कौन कौन से खारिफ क्रॉप हैं। तो आप मोमेंट ले सकते हैं एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि इन क्रॉप्स में से खारिफ क्रॉप कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों। क्या कॉटन खारिफ क्रॉप है? हाँ है, कॉटन इज अ खारिफ क्रॉप। क्या ग्राउंडनट, हाँ, मूंगफली आपकी कॉटन खारिफ क्रॉप है? हाँ है, ग्राउंडनट आपका खारिफ क्रॉप है। क्या राइस आपका खारिफ क्रॉप है? बिल्कुल सही है, राइस भी आपका खारिफ क्रॉप है। तो क्या ऑप्शन होगा जो ठीक होगा इसमें? विच ऑफ दीज आर खारिफ क्रॉप्स? दैट इज 1 2 एंड 3। हमारा कॉटन, हमारा ग्राउंडनट, हमारा राइस खारिफ क्रॉप है। चलो आगे, चलो मैच द फॉलोइंग। अगेन इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एसआई में आ चुका है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आ चुका है। सो ये कहीं ना कहीं PYQ बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है। और इनफैक्ट ये JKPSC मेरी जहां तक मेमोरी ने काम कर रही है 2022 में भी आया है, ठीक है। अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ 2022 का ही मैंने उसमें ही देखा था ये। चलो मैच द फॉलोइंग करो। देखो मेरे दोस्तों, जो भारत का संविधान है, हम कल भी इसके बारे में बात कर रहे थे, भारत का संविधान डिवाइडेड है वेरियस पार्ट्स, वेरियस आर्टिकल्स एंड वेरियस शेड्यूल्स में। देयर आर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 24 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स प्लस 450 से ज्यादा आर्टिकल्स में, ठीक है। हम बात करेंगे शेड्यूल्स की, जो कितनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बताओ जरा कितनी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं? तो सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। हमें बताना है कि कौन सा शेड्यूल किस चीज के साथ डील करता है, आराम आराम से, ठीक है। वी विल टेक आवर टाइम और आराम से इसको हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो पहला है हमारा 7th शेड्यूल। तो 12 शेड्यूल में से जो 7th शेड्यूल है मेरे दोस्तों, वो किसके साथ डील करता है? कोई आइडिया है कि 7th शेड्यूल किसके साथ डील करता है? टेक अ मोमेंट एंड ट्राई टू आंसर इट। 7th शेड्यूल किसके साथ डील करता है? 7th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसके साथ आप इसको मैच करेंगे। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पर्टिकुलर प्रोविजन के साथ डील करता है मेरे दोस्तों? तो 10वां जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है एंटी डिफेक्शन के साथ। एंटी डिफेक्शन लॉज क्या है? आपको पता है, राम आया राम गया। क्या होता था पहले देयर वाज अ प्रोविजन, क्या होता था कि कोई भी देयर इज लाइक कि एक बंदा एक पार्टी की टिकट लेता था, वहां से खड़ा होता था,
फिर जीतता था लोकसभा में, या कि हाँ लोकसभा में जाता था, वहां पे अपनी पार्टी चेंज कर लेता था, ठीक है। तो उसके लिए राम आया और राम गया की जो प्रॉब्लम थी, जिससे एक पॉलिटिकल सिनेरियो एक इंडिया का हिल रहा था, उसको खत्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है। आप नहीं कर सकते पॉलिटिकल अपनी पार्टी चेंज, देयर आर क्लॉजेस, देयर आर प्रोविजन, जो हम ज्यादा डिगिन नहीं करेंगे। एक प्रॉपर चैप्टर है लक्ष्मीकांत का डिवोटेड टू एंटी डिफेक्शन, ज्यादा इसको आपके लेवल में इसको ज्यादा फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें रखना है कि जो 10वां शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरे दोस्तों, वो डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। 11वां शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है मेरे दोस्तों? 11वां शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है आपके पावर ऑफ पंचायत के साथ। सो 11वां शेड्यूल आ गया इधर, ठीक है, पावर ऑफ पंचायत, और 12वां शेड्यूल डील करता है पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज के साथ। हो गई बात क्लियर? 7th schedule of Indian Constitution deals with the distribution of powers between center and state. 10th schedule of Indian Constitution deals with the anti-defection law. 11th schedule deals with the power of the panchayats, and हमारा 12th schedule deals with the power of the municipalities. चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को जंप इन करें। ओके, एरिया के बेसिस पर आप बताएंगे इन कॉन्टिनेंट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटू से बड़ा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने एरिया वाइज इन कॉन्टिनेंट्स को प्लेस करता है। तो जल्दी जल्दी बताओ इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज? फटाफट से बताओ। which one is the largest continent area wise? सो हमारा जो एशिया है जिसमें इंडिया आता है, जिसमें इंडिया है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है साउथ अमेरिका। 7 कॉन्टिनेंट्स है ना वर्ल्ड में, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड देन साउथ अमेरिका। ये हम कैसे फिगर आउट कर रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। एशिया से कम है अफ्रीका, अफ्रीका से कम है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से कम है साउथ अमेरिका। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ू। द फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद जिसने एक्सेप्ट किया लॉर्ड वेल्सले प्लान ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन 1798 वाज। मॉडर्न इंडिया से लिया हुआ क्वेश्चन है। जब अंग्रेजों ने, यूरोप ने इंडिया को एंटर किया तो कुछ ना कुछ अलायंसेस एंड पॉलिसीज बनाने की कोशिश की। वहां से पहला चैप्टर में से लिया गया क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि सब्सिडरी अलायंस 1798 का है क्या, ये बला क्या है। तो सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, जस्ट अ मिनट, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी जो कहती थी, जो रूलर्स को बोलती थी, छोटे छोटे रूलर्स को बोलती थी कि हम तुम्हें एक दूसरे से प्रोटेक्ट करेंगे, बड़े रूलर से प्रोटेक्ट करेंगे, या बाकी तुम्हारे, क्योंकि रूलर बादशाह का तो एनिमी होना जायज़ है, तो तुम्हें दुश्मनों से प्रोटेक्ट करेंगे, बट आर्मी हमारी प्रोटेक्ट करेगी, बट जो हमारे आर्मी का कमांडर इन चीफ होगा वो ब्रिटिशर होगा। दूसरा, जो हमारी आर्मी जो तुम्हारे इलाके को प्रोटेक्ट करिए उसका सारा खर्चा तुम उठाओगे, और तुम हमारे बगैर, हमारे पूछे बगैर किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो पहला निजाम हैदराबाद का जिसने ये वेल्सले का सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल ब्रिटिशर्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कौन था? वो था हमारा निजाम अली खान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, in many countries with cold climates, the municipalities often sprinkle salt on icy roads in winter. Which among the following is the correct reason for this? आपने देखा होगा कनाडा जहाँ पे बहुत सी बर्फ पड़ती है, तो बर्फ पड़ती है, इवन कि कभी कभी श्रीनगर में भी आप देखेंगे, हाँ होता है। सो बहुत बर्फ पड़ती है, बर्फ जब पड़ेगी तो गाड़ियाँ नहीं चलेगी, तो म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है? नमक फेंकती है, सोडियम फेंकती है। अब पूछ रहा है कि सोडियम फेंककर, जो सॉल्ट ये फेंकती है, उससे होता क्या है? आइस को होता क्या, क्यों फेंका जाता है? व्हाट इट डज,
पहला ऑप्शन है क्या आइस क्रिस्टल सॉल्ट, नमक आइस क्रिस्टल बनने से रोकता है? ऐसा नहीं है, इसको ऑफ कर दो। क्या सॉल्ट, नमक जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस को इंक्रीज करेगा? अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस को जमाएगा तो हम क्यों नमक इस्तेमाल करेंगे? तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। या सॉल्ट नेसेसरी फ्रिक्शन देता है टायर्स और व्हीकल को, फ्रिक्शन कोई नमक प्रोवाइड नहीं करता। नमक फ्रीजिंग पॉइंट जो बर्फ का होता है उसको डिक्रीज कर देता है, जिससे बर्फ पानी हो जाती है और बह जाती है, और ताकि रास्ता साफ हो जाए। तो नमक हमेशा लोअर करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज बी इनकॉर्पोरेटेड? पहले तो जल्दी से बताओ कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 11 है। 1976 से तक हमारी 10 थी, ठीक है। 2002 में हमने 86 अमेंडमेंट से 11, अभी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, ठीक है। लिया कंसेप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज का हमने कहां से है? तो वो हमने लिया है यूएसएसआर से, ठीक है। कौन सा पार्ट है हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है? तो वो पार्ट है हमारा 4A, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है? तो वो है हमारा आर्टिकल 51A। हो गई बात क्लियर? चलो आगे। Which one of the following industries in India affect हुई पार्टीशन इन 1947 से? जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, लाउड माउंट बेटर ये जब ये लेकर आ गए थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था मुस्लिम लीग की डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी जो इस पार्टीशन से, जो 1947 में पार्टीशन हुआ, उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड थी, ठीक है। तो बता दीजिए कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई, किन किन इलाकों का वैसे पार्टीशन हुआ है मेरे दोस्तों? लाहौर हो गया है ना, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, इन इलाकों का पार्टीशन हुआ ना। तो बंगाल में जूट है, हाँ। सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट का कौन है ये बता दो वर्ल्ड में? बांग्लादेश। बांग्लादेश था क्या? वो ईस्ट बंगाल था इंडिया का, ठीक है, जो पाकिस्तान को गया और 1971 में फिर उन्होंने लिबरेशन ले ली और वो बांग्लादेश बन गए मुजीबुर रहमान के टाइम पर। हो गई बात क्लियर? तो जूट इंडस्ट्री और हमारे ये जो पंजाब ये वाले, गुजरात वाले ये जो डेल्टा एरिया, यहाँ पे कॉटन की बड़ी उत्पादन होता था। तो हमारी जो कॉटन और जो जूट इंडस्ट्री, और जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कॉटन और जूट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी इस बंटवारे से। सो ये दो इंडस्ट्रीज थी जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ कॉज बता दीजिए मुगल एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ? इतना रिच एम्पायर, वेल्थ से भरा हुआ एम्पायर, प्रोमिनेंट रूलर्स का एम्पायर, एक रिच कल्चर को होल्ड करने वाला एम्पायर जिसकी स्थापना की है बाबर ने, हाँ, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। औरंगजेब का ऐसा क्या हुआ कि औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन ही होता होता रहा? तो क्या कॉज था मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना आफ्टर औरंगजेब? पहला ऑप्शन है क्या फैनाटिज्म ऑफ औरंगजेब। एज यू नो औरंगजेब काफी सख्त रूलर था, फैनाटिक सा था, कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट था, लाइक कन्वर्जेंस में बिलीव कर रहा था, ये सब कर रहा था, तो फैनाटिक सा था, हाँ, बहुत एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करता था। जहां कि अकबर अगर आप देखें तो बहुत सेक्युलर सा था, हाँ, वेयरएज द औरंगजेब बहुत फैनाटिक था। तो ये जो फैनाटिक पॉलिसी थी क्या औरंगजेब की, क्या ये वन ऑफ द कॉज थी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने की? हाँ बिल्कुल ये थी, क्योंकि जो बाकी लोग थे, इंडिया सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं था, हिंदूज भी थे, अदर कम्युनिटीज, राजपूत एंड एवरीबॉडी वाज स्टेइंग हियर। सो ऑब्वियसली जब कोई इंसान एक्सट्रीमिज्म में चला जाता है तो बाकी की जो कम्युनिटीज होती हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो फैनेटिज्म ऑफ औरंगजेब वाज वन ऑफ द रीजन। दूसरा कह रहा है कि दक्कन पॉलिसी जो औरंगजेब की थी ना, क्या उसकी वजह से ये कॉज हुआ मुगल एम्पायर का डिक्लाइन? हाँ बिल्कुल सही बात। औरंगजेब के बाद क्या कोई सक्सेसर जो उसका आया वो क्या कमजोर सक्सेसर ही थे? हाँ,
वो सब इतने बहादुर नहीं थे, या सब इतने पावरफुल नहीं थे, या इतने डिप्लोमेटिक नहीं थे, या इतने अच्छे लीडर्स नहीं थे। ये भी वन ऑफ द कॉज है। सो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे इसमें? हम चूज करेंगे ऑल ऑफ दीज को। चलो नेक्स्ट, इंडियन ज्योग्राफी से लिया हुआ आपने नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज को बताना है। आपको पता है ना, देयर इज अ ट्रिब्यूटरी और होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी होती है जो छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में जब जुड़ती है उसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जब एक नदी दो हिस्सों में बंट जाती है तो इन हिस्सों को हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। आप बताएंगे, रिवर को मैच करेंगे उसके ट्रिब्यूटरी से। गंगा की आपको ट्रिब्यूटरीज दिख रही हैं यहाँ पर, कौन सी है गंगा की ट्रिब्यूटरी? दैट इज गंगा की ट्रिब्यूटरी है गोमती और कोसी, ठीक है। इंडस, इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है दोस्तों? चनाब एंड सतलुज। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं चनाब एंड सतलुज। यमुना जो जुड़ती है गंगोत्री से निकलती है, जो जुड़ती यमुना वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारी गंगा की ही, पर यमुना की अपनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो कौन सी है यमुना की ट्रिब्यूटरीज? दैट इज योर चंबा, चंबल एंड केन, ठीक है। गोदावरी, पेनिसुलर इंडिया की, साउथ इंडिया में गोदावरी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा एंड इंद्रावती। सो ये रिवर्स हैं और ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट बताइए, सॉल्ट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने किया 1930 में, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की पुकार लगाई गई, उसमें महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह क्या था कि जो सॉल्ट के ऊपर अंग्रेजों की मोनोपोली थी सॉल्ट बनाने की, उसको तोड़ा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक वॉक किया। डांडी एक छोटा सा गांव है गुजरात में, और वहां पर ब्रेक किया सॉल्ट लॉ को। 78 लोग थे जो गांधी के साथ थे, 78 प्लस 1 टोटल ये 79 थे जो उन्होंने ये मार्च किया है, डांडी मार्च से जो फेमस है सॉल्ट सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अमेरिकन जर्नलिस्ट है जिसने डिटेल दी सॉल्ट सत्याग्रह की 1930 में? तो कौन है वो है हमारे वेब मिलर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी इन 1873? ज्योतिबा फुले ने कौन सा समाज फाउंड किया था? सत्यशोधक समाज। हाँ, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने हमेशा लोअर कास्ट के लिए बहुत सा, उनकी इमेंसिपेशन के लिए अपनी बीवी के साथ मिलकर बहुत काम किया। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी, गुलाम मतलब स्लेवरी है ना, स्लेवरी से रिलेटेड, लोअर कास्ट की हालत से रिलेटेड 1873 में ये लिखी थी। किस लैंग्वेज में ज्योतिबा फुले ने ये लिखी थी? तो वो थी लैंग्वेज हमारी मराठी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो साइंस से फिजिक्स से रिलेटेड है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो व्हाट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है कि नहीं है? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्योंकि देखो ना फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम से, कि अगर आपका टाइम बढ़ेगा तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। चले आगे। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज का फिर से क्वेश्चन आ गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को फिर से रिवाइज कर बताती हूं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे भारतीय संविधान में पार्ट 4A में है। यूएसएसआर से हमने लिया है, आर्टिकल 51A में है, ठीक है।
टोटल 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है राइट नाउ। 1976 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है? ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स टुवर्ड्स द कंट्री, दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में थी नहीं। इसको 42nd अमेंडमेंट जो हुआ 1976 में, उसमें इंसर्ट किया फंडामेंटल ड्यूटीज को। और आपको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहते हैं? 42nd अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्वेश्चन है कि किस प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये 42nd अमेंडमेंट हुआ और उसके अंडर इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट कर दिया हमारे संविधान में। तो वो थी हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बेटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, इंदिरा गांधी। चलिए, जिनके अंडर इमरजेंसी भी लगी थी 1975 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी कोल? सबसे बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कोल। और मैं बता दूं कि ये कोल की हाईएस्ट क्वालिटी आपको जम्मू कश्मीर में मिलती है, राइट? ये कहां है, ये कौन सी है? सो देखिए, एंथ्रासाइट इज द राइट आंसर। लेट मी गिव यू और ओवर टाइम। एंथ्रासाइट में 90% प्योर कार्बन है, ठीक है? तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी है कोल की, और एंथ्रासाइट इज अवेलेबल इन जम्मू कश्मीर। एंथ्रासाइट के बाद आते हैं बाइटुमिनस, जिसमें 70 से 80% कार्बन है। उसके बाद आता है लिग्नाइट, जिसमें 60 से 70% कार्बन है। और सबसे घटिया क्वालिटी ऑफ कोल्ड, लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल्ड है पीट, जिसमें 30% कार्बन है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल्ड कोल कौन सा है? दैट इज योर एंथ्रासाइट, विच इज अवेलेबल इन जम्मू कश्मीर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कोई बताइए जो फंडामेंटल राइट नहीं है मेरे दोस्तों। क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 28 टू आर्टिकल 30 उठा लो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल है। राइट टू इक्वालिटी 14 टू 19 क्या फंडामेंटल राइट है? 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी है? हाँ है, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट कहां पर है? आपके कौन से पार्ट में है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। बट राइट टू वोट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है मेरे दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपने बताना है इनमें से करेक्ट मैच कौन सा नहीं है। एसिड प्रेजेंट इन टमाटो, टमाटर में जो एसिड होता है क्या वो फॉर्मिक एसिड होता है? नहीं। उस एसिड को क्या कहते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, जो टमाटर में खटास होती है ना, वो आपकी ऑक्सैलिक एसिड की वजह से होती है। एसिड जो संतरों में, ऑरेंज में होता है, क्या वो सिट्रिक एसिड होता है? हाँ होता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन सी में बहुत रिच होता है ये। ठीक है, एसिड जो आपके अंगूरों में होता है क्या वो टार्टरिक एसिड है? बिल्कुल सही। हाँ, एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स इज द टार्टरिक एसिड। एसिड जो हमारे बटर में होता है क्या वो ब्यूट्रिक एसिड है? ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा इनकरेक्ट मैच है? वो है टमाटर वाला। जो एसिड टमाटर या टमाटो में होता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मरिक एसिड नहीं होता वो। चलो आगे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड इंग्लिश कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757, जिसने कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर किया इंडिया में। ठीक है, जिसका ये क्या हो गया? जस्ट अ मिनट। अच्छा, जिसने कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर किया, सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के और उनके अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, या ईस्ट इंडिया कंपनी। बिट्रेयल से सिराजुद्दौला नवाब बंगाल को हरा दिया गया और ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को वहां पे अपना पपेट नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला हारते नहीं, पर उनके कुछ ट्रीचरस धोखेबाज लोग उनके वहां पर मौजूद थे, जैसे कि मीर जाफर, जिनकी वजह से नवाब बंगाल को हारना पड़ा। पहली बैटल जो लड़ी गई बिटवीन नवाब बंगाल और अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, वो थी बैटल ऑफ प्लासी, जो लड़ी गई 1757 में। क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम पर किसने लीड किया? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बने ट्वाइस, तो वो कौन थे? वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स
वेरियस कलर्स अपने शक्ल पर इस्तेमाल करते हैं कैरेक्टर्स दिखाने के लिए। ऐसा कौन सा नृत्य है इंडिया का जो बहुत से रंगों को इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स बनाते हैं उन रंगों से? तो वो है आपका नृत्य, या कोई भी आप डांस कह सकते हैं, कथकली। कथकली कहाँ का मेरे दोस्तों क्लासिकल डांस है? केरला का। ठीक है, अब एक बार गूगल में जाके कथकली की इमेज जरूर देखेगा कि ये वो बहुत से रंग इस्तेमाल करते हैं अपनी शक्ल पर। द सिस्टम जो इंडिविजुअल लीडरशिप पर बेस्ड होता है, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इंडिया की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? पार्लियामेंट्री। तो अगर एक सिंगल लीडरशिप पर अगर एक सिस्टम बेस्ड होता है, कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे क्या है? प्रेसिडेंशियल। वहां पे प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर। ठीक है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, बट वहां पर प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल इवन टू लेजिस्लेचर। यहां पे प्राइम मिनिस्टर, उनके कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, वहां पे नहीं है। तो एक ही लीडरशिप है जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल लीडरशिप या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो प्रेवलेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अभी कौन प्रेसिडेंट बने अमेरिका के? दैट इज द डोनाल्ड ट्रंप। चले आगे। ओके, कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता मेरे दोस्तों, ये याद रखना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता, बट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक कुछ इंसर्ट कर सकता है, कुछ डिलीट कर सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट की उन्होंने, ठीक है, कुछ डिलीट कर सकता है, कुछ इंसर्ट करता है, इसे कहते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, सुई धागे का काम। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है। क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल उनको ये पावर देता है अमेंडमेंट के साथ डील करने के लिए। सो पार्लियामेंट के पास जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, वो है आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि जो मोशन है मून का अराउंड अर्थ, जो मून मूव करता रहता है अराउंड अर्थ, जो मोशन है मूवमेंट ऑफ मून की अराउंड अर्थ, ये किस फोर्स ऑफ मोशन से होती है? तो ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, जो मोशन आपको महसूस होती है मून की अराउंड द अर्थ, क्यों? ठीक है, वो कौन से मोशन से होती है, कौन से फोर्स से होती है? दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ। राइट, हो गई? ओके, सो विद दिस हमने जो इंपॉर्टेंट, यहां कह सकते हैं जनरल एमसीक्यूज ऑन वेरियस टॉपिक, चाहे वो पॉलिटी हुआ, बीच में ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री भी हो गया, और कहीं ना कहीं साइंस, उसका भी हमने एक प्रैक्टिस सेशन, एक अच्छा टेस्ट है और जिसका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट भी होंगे, सो वो हमने अटेम्प्ट किए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।